एक हमने सॉल्ट बना दिया था, एक क्या बना दिया था, अल्कोहल। इसमें क्या दो मॉलिक्यूल हैं, तो फिर रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के, सिर्फ एक एल्डिहाइड और एक क्या होगा, OH। ठीक है। अगर कैनिजारो के प्रोडक्ट में हम एसिड डाल के हीट कर देते थे तो आगे क्या बन जाता था, एस्टर। कर लिया था हमने। लेकिन एक ये क्वेश्चन याद रखो, यहां एस्टर नहीं बनता। CHO CHO ये अलग अलग मॉलिक्यूल कंसिडर करो, ठीक है। इधर वाले पे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो कर दो, इधर वाले पे भी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो कर दो, ए बना के दो मुझे। इसके बाद एसिड डाल के हीट किया, बी बना के दो। बी चेक करो क्या एस्टर बनता है या नहीं बनता। पहले एक साइड पे जो दो एल्डिहाइड है, दो में से एक क्या बनेगा, अल्कोहल, दूसरा क्या बनेगा, एसिड। पहले इसे और इसे चेंज कर लेते हैं। एक बना अल्कोहल, एसिड का सोडियम सॉल्ट, एक बना एसिड का सोडियम सॉल्ट, एक बना अल्कोहल। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हो गई। अब इसके बाद जब H पॉजिटिव डाल के हीट करते हैं तो हमें एस्टर बनाना चाहिए था। वैसे तो क्या Na हट के H लगे आता, Na हट के H लगे आता, लेकिन उसने पता नहीं क्यों आंसर में एस्टर बनाया नहीं है। आंसर इसका ये दिया हुआ है, एक बार अल्कोहल एक बार एसिड, H तो लग गया कहता, लेकिन आगे तुम चेक करो भी ये स्टेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहा वो। हाँ, क्या रीजन है, परपेंडिकुलर। कौन बता रहा है ये, यस ये वाला आ रहा है। रीजन क्या है, कहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला टॉपिक याद है क्या, हमने पढ़ा भी दो रिंग जो हैं ऐसे ये हो जाती हैं, ऐसे पढ़ा था कहीं ऐसे ऑप्टिकल एक्टिविटी में। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये दोनों आपस में टकराते हैं तो ये रिंग प्लेन में इसमें रहती है, ये क्या रहती है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या इस केस में ऐसे रिएक्शन हो पाएगी कि ये वाला CH2OHO ये वाला COHO, क्या इनमें रिंग बन पाएगी। रिंग हमेशा प्लेनर बनती है बेटा, रिंग हमेशा क्या बनती है, प्लेनर। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से उठाया उसने क्वेश्चन कि हमने ये वाला याद है दो रिंग्स वाला किया था, रोटेट हो जाती हैं, तो वहां से उठाया है। इसमें एस्टर नहीं बनेगा, इसमें आंसर ये होगा। ठीक है, कर लोगे। तो रिंग्स की जो प्लेनरिटी है वो ऐसे है, एक्चुअल में नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, इस वजह से नो एस्टर, एस्टर नहीं बन पाता। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में पढ़ा था वो एक बार उठा रखा है यहाँ पे, ऐसे हो। 3 बार रिपीटेड एल्डोल वाला कर लिया था हमने टॉपिक, रेट्रो एल्डोल करवा दिया सारा, है ना। नेक्स्ट, लास्ट दो रिएक्शंस हम अलग से कर रहे हैं। एक है टिस्चेंको रिएक्शन, टिस्चेंको, और एक है बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। ये दो रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एल्डोल के साथ ही लिंक होंगी। कैसे, इस चैंको में बेटा रीजन तो याद करना है, कोई मैकेनिज्म बेस्ड कोई आगे क्वेश्चन नहीं आते घुमा फिरा के। अब कुछ रिएक्शन रहेगी जो हमने सिर्फ लिखनी है, इसीलिए बुकलेट मंगवाई है। जो ज्यादा डिटेल आता है वो एल्डोल, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस, कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर, है ना, इनमें ज्यादा पूछा जाता है कैनिजारो में। बाकी रिएक्शन ऐसे हैं कि बस आपको याद करनी है। जब बेयर में चलो कॉन्सेप्ट था, जब बैकमैन में कॉन्सेप्ट था कि क्या बनेगा आगे, रिंग भी ओपनिंग, है ना, तो जो कॉन्सेप्ट वाली रिएक्शनें थी वो हो गई। अब सिर्फ
एंड इसमें जो लिखी हुई है कुछ एक क्रैमिंग वाली रिएक्शंस हैं, जैसे एक है टिस्चेंको रिएक्शन। इसमें रेजन दिया जाएगा आपको एल्यूमिनियम इथोक्साइड, 3 इथोक्सी लगेंगे। इसको बस आपने याद करना है ऐसे कि अल्फा हाइड्रोजन हो ना हो, हमने पहले कैनिजारो वाले प्रोडक्ट बनाने हैं, लेकिन फाइनली एस्टर भी बनता है। ये फर्क है कैनिजारो से। अल्फा हाइड्रोजन हो ना हो, सारों का ही कैनिजारो करवाना है। उसके लिए किसने हमें मैकेनिज्म दिया है? टिस्चेंको ने। ये रेजन कहीं लिखा हो एल्यूमिनियम इथोक्साइड, तो अल्फा हाइड्रोजन हो, एल्डोल हो, एल्डोल नहीं होगा, फिर भी क्या करना है? कैनिजारो। लेकिन कैनिजारो में क्योंकि Na तो है ही नहीं, कहीं Na नहीं आएगा तो एक एसिड आएगा, एक अल्कोहल, और एसिड और अल्कोहल हमेशा क्या बनाते हैं फिर? एस्टर। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको एस्टर बना के लिखना है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद कर लेंगे। एक रिएक्शन ऐसा भी है हमारे पास कि जिसमें फर्क नहीं पड़ता अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, लेकिन अगर ये रिएक्शन हमें देगा तो हमने हमेशा कैनिजारो वाले प्रोडक्ट बनाने हैं। मुझे इसके कैनिजारो वाले प्रोडक्ट बना के दो, एक एसिड और एक अल्कोहल। कैनिजारो में CHO जो होता है उसे हम 2 बार चेंज करते हैं, एक बार लिखते हैं CH2OH, एक बार लिखते हैं COOH। Na है नहीं तो हमें पता है रुकेगा नहीं रिएक्शन, एसिड बनेगा, अल्कोहल बनेगा, वाटर निकल के क्या बन जाएगा? एस्टर। तो आपको एस्टर बनाना है। कोई एस्टर का अगर नेम बता देगा IUPAC तो और अच्छा है। इथाइल इथेनॉइड, है ना, इथाइल इथेनॉइड। पहले एक तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, एक एसिटिक एसिड बनेगा। चेक करो ये सही है, क्योंकि Na है नहीं बेटा, तो फायदा ये हो गया अभी आगे एस्टर बनाना ही है। समझ आ गया? एस्टर कौन बता रहा है? H कहां से निकलता था? अल्कोहल का, याद है? तो H अल्कोहल का निकलता है हमेशा, जबकि एसिड ये है, रीजन SN2 है। क्या बनता है? एस्टर, फ्रूटी स्मेल आता है। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट यहीं पे रोकना है। याद रखो, मैंने आपको ये सिर्फ एक ढंग सिखाया है रिएक्शन करने का। एक्चुअल मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि NCERT में है ही नहीं, लेकिन वह पहले होता था कुछ साल पहले। तो रिएक्शन प्रीवियस ईयर में एक आधा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो हमने कहीं डिटेल कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना याद करना है भी एक रिएक्शन है जिसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी कैनिजारो वाले प्रोडक्ट बनाने हैं, उसे क्या कहते हैं? टिस्चेंको। बस इतना याद कर लोगे ऐसे, ठीक है। मीन्स ऐसे चलो 1-2 रिएक्शन हम याद कर ही सकते हैं जिसमें हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, 5 मिनट का काम है। याद रह गया तो ठीक है, सेफ साइड है। नहीं याद रह गया तो चांसेस कम है, 90% है कि नहीं आएगा, 2-4-5% है कि इस बार भी आपको पता है डाउटफुल है क्वेश्चन, है ना। अभी नीट ने दिया कि 30 तक दोबारा जो आंसर में आपने क्लेम करना है क्लेम करो, तो बहुत सारे क्लेम करने वाले क्वेश्चन है। तो मान सकते हो कि इतने हायर लेवल का क्वेश्चन, उसमें बायो में 2-3, केमिस्ट्री में 1-2, फिजिक्स में 1-2 ऐसे हैं जिनके किसी इंस्टीट्यूट में आंसर नहीं दिए, कंट्रोवर्शियल हैं। तो फिर हम तो बहुत ही छोटे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, ना तो एलन ने आंसर दिया ना आकाश ने, समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, पता नहीं क्या आंसर देगा नीट। तो इनका कुछ नहीं पता। हमारे बहुत महान देश में रहते हैं ऐसे तो कोई बात नहीं, इतने हायर लेवल में भी पता नहीं कि मेरे ऐसा भी थोड़ा देख के डालता है क्वेश्चन, इनका पता नहीं क्या डाल दें, गलत है तो डाल दिया नीट में कि यहाँ 16 लाख 17 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है। तो इस बेस पे बेटा कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन कर लेने चाहिए कि पता नहीं जो बैठा होगा एग्जामिनर उसने NCERT पढ़ी या नहीं, वो तो पढ़ाने वाला है भी IIT में, है ना, क्लासेस तो ले रहा है BTech की, उसे क्या पता NCERT में क्या दिया क्या नहीं। फर्क पड़ जाता ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ +1-2, मुझे कह दो 10th का पेपर बना दो साइंस का, तो मैं 10th में मैं तो सिंपली मान के चलूंगा ये तो आता ही होगा बच्चे को, रेडियस है, पीरियोडिक टेबल, है ना, ये तो आता ही होगा। तो ऐसे हो जाते हैं कई बार, चाहे मैंने पढ़ा है 10th, लेकिन मुझे लगेगा कि तो बहुत सिंपल है, तो आता ही होगा।
तो ऐसे हो जाता है कई बार कि जो बनाने वाले एग्जामिनर है ना, उन्हें लगता है ये तो बहुत सिंपल चीज है, पढ़ी होगी। इस वजह से थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा लिखा होता है बुक्स में वो हम कर लेते हैं सेफ साइड होने के लिए कि चैलेंज कोई नहीं है। आपको पहले ही बताया था कि 2 साल पहले नीट में कोऑर्डिनेशन में 2 क्वेश्चन दे दिए थे, एक ट्रांस इफेक्ट, एक जॉन टेलर। थोड़ा सा मैंने आपको जॉन टेलर बताया था शायद, अभी पढ़ा ही नहीं हमने, तो चलो चैप्टर ही नहीं पढ़ा, तो वो हम नहीं बताते बेटा, बीएससी का टॉपिक है। लेकिन अब 2 क्वेश्चन दे दिए तो बताने लग गए, क्या करें। ट्रांस इफेक्ट भी थोड़ा सा बच्चों को भी एक क्वेश्चन रट लो बस, है ना। ट्रांस इफेक्ट, तो ऐसे कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ता। तो उस बेस पे हम कुछ ऐसी रिएक्शनें करेंगे जिसमें टाइम ना हमारा ज्यादा लगे, हाँ एक सेफ साइड। हमें याद कर रहे हैं भी कैनिज़रो वाला रिएक्शन एक और था टिश्चेंको, बस इतना। ऐसे एक बेंजोइन कंडेंसेशन, ये भी ऐसा ही है, जो दिया तो नहीं हुआ। केसियन रेजन लेना है, और इसमें क्या बेंजाल्डिहाइड में एल्डोल होता था? क्या बेंजाल्डिहाइड में एल्डोल होता है या कैनिज़रो? अल्फा हाइड्रोजन है नहीं ना, हाँ, लेकिन आपने एल्डोल बना, है ना। ये बेंजोइन कंडेंसेशन है जिसमें हमने इसे एल्डोल की तरह बनाना है। और एल्डोल कैसे बनता होता है? मान लो ये COH है, अब इधर अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि H और तो कहीं से दिख नहीं रहा। कहाँ से दिख रहा है? ये वाला H तो दिख रहा है, तो ये वाला H यहाँ भेज दो, कार्बन कार्बन का क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, और ये साइड चेन निकल जाएगी, है ना। अगर ये साइड चेन निकल जाएगी तो ऐसे प्रोडक्ट बन जाता है। ये तो आ गया, बताओ यहाँ पे O पे क्या आ गया? OH। याद है हम अल्फा H भेजते थे, अब अल्फा है ही नहीं, फिर क्या करें? फिर इसी का H भेज दिया HO पे, ये वाला H नीचे निकल गया, कार्बन कार्बन का क्या बन गया? बॉन्ड। ऐसा एल्डोल में पढ़ते थे ना, तो एल्डोल की तरह हमने याद कर लिया। तो ये 2 रिएक्शनें बेटा आपके ऊपर हैं, कोई करना चाहे तो कर सकता है, छोड़ना चाहे, तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो छोड़ भी सकते है ना, अलग अलग होता है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ टिश्चेंको और बेंजोइन 2 रिएक्शनें। पहला ऐसा कि जिसमें होना चाहिए था एल्डोल, लेकिन हमने क्या करवाना है? कैनिज़रो। दूसरा ऐसा याद रखेंगे भी होना चाहिए था कैनिज़रो, लेकिन करवाना क्या है? एल्डोल। ठीक है, क्लियर है? बाकी चीजों में नहीं जा रहे, मैकेनिज्म क्या है ना, इतना डिटेल नहीं जा रहे क्योंकि दिए नहीं हुए रिएक्शन। कर लोगे? ऐसी लास्ट पे आपके बुकलेट में कुछ एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दी हुई है जो फिर से हमें रटनी है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दी हुई है, वो हम रट रहे हैं। देखो कैसे पॉलीमराइजेशन हम पढ़ रहे हैं, पहले दिया हुआ है, बिल्कुल लास्ट पेज पे है, पेज नंबर 20 पे आपका बुकलेट है, तो आप देख भी सकते हो। फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन ऐसी हैं भी आप मेरे से पूछोगे नहीं कि कैसे हुआ, है ना। आप याद करोगे कि हाँ इससे ये बन गया, है ना। जैसे पहले तो याद करना है हमने, कहीं एनसीईआरटी में ये चीजें लिखी हुई हैं कि कहीं एनसीईआरटी में कहीं पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फॉर्मेलिन क्या होता है, और फॉर्मेलिन आप बायो में भी यूज करते हो, है ना। क्या होता है? 40% सोल्यूशन है एक्वस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 40% एक्वस सोल्यूशन है फॉर्मेल्डिहाइड का, और ये आपके बायोस्पेसिमेन प्रिजर्व रखने के लिए यूज होता है। इसमें जो स्किन है वो सालों पड़ी रहे, खराब नहीं होती। इवन हमारी स्किन फॉर्मेलिन में रखी रहे तो बॉडी वैसे के वैसे प्रिजर्व रहेगी, इवन साल तक खराब नहीं होगी, है ना। तो फॉर्मेलिन यूज होता है टू प्रिजर्व बायोस्पेसिमेंस। बायोलैब में कभी जाओ तो जितने भी रखे हुए हैं स्नेल्स वगैरह तुम देखते हो ना, वो सारे इसके सोल्यूशन में होते हैं, जिसका पर्टिकुलर एक स्मेल भी होता है, दैट इज फॉर्मेलिन। तो हमें क्वेश्चन आ जाए भी फॉर्मेलिन क्या है, तो फॉर्मेल्डिहाइड है लेकिन 40% सोल्यूशन है। अब ये जो फॉर्मेलिन है इसके कुछ एक पॉलीमर बन जाते हैं, वो पॉलीमर कैसे बनते हैं? पहला इसने लिखा है अगर फॉर्मेलिन
अगर फॉर्मेलिन को हीट कर दिया जाए, वेपोराइजेशन की जाए, अगर फॉर्मेलिन को हीट कर दिया जाए वेपर बना के, तो इसमें बन जाएगा पैरा फॉर्माल्डिहाइड। ऐसे n मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे जिसे कहते हैं पैरा फॉर्माल्डिहाइड। पैरा फॉर्माल्डिहाइड एनसीईआरटी है किसी के पास? एनसीईआरटी भी दो उनका। इसे लिखो पैरा फॉर्माल्डिहाइड। और ये कैसे बनाया होगा? हमें ऐसे लग रहा है ये पॉलीमराइजेशन ऐसे हुई है कि ये इकट्ठे आ गए, एल्डोल जैसे होती है वैसे जुड़ता गया। कैसे? H जाता गया O पे, कार्बन कार्बन जुड़ते गए, आगे वाले का H जाएगा O पे, कार्बन कार्बन जुड़ते गए, जिससे कार्बन की एक लंबी चेन बन गई। लंबी चेन बन गई, हर एक कार्बन पे जो डबल बॉन्ड था वो क्या बन गया? OH। तो ऐसे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? CH2O। कितने मॉलिक्यूल जुड़ गए? जितने लंबी चेन में हैं सारे जोड़ सकते हो आप। तो ऐसे जैसे एल्डोल होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एक रबर जैसा मास बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पैरा फॉर्माल्डिहाइड। वो अल्डिहाइड आगे 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 आपस में जुड़ते गए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके। एक H निकल के O पे जाता रहा, कार्बन कार्बन जुड़ते रहे, आगे वाले का H निकल के O पे जाता रहा, कार्बन कार्बन जुड़ते गए, लंबी चेन बन गई, जिसकी वजह से रबर जैसा मास, वन रेन वॉल फोर्सेस काफी ज्यादा हो जाएंगी, है ना। तो एक रबर जैसा मास बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पैरा फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, हो जाएगा। इट मीन्स फॉर्मेलिन की बोतल कहीं गलती से धूप में पड़ी रहे, तो हो सकता है आपका फॉर्मेलिन सोल्यूशन रबर जैसे मास में कन्वर्ट हो जाए। वो रबर जैसा मास क्या होगा? पैरा फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। सेकंड, एक दिया हुआ है मेटाफॉर्माल्डिहाइड। मेटाफॉर्माल्डिहाइड अगर ये पड़ा रहे लॉन्ग टाइम तक, रूम में ही पड़ा है लॉन्ग टाइम तक, फिर भी इसमें कई बार पॉलीमरेशन होने लग जाती है। पूरा रबर जैसा मास तो नहीं बनता, लेकिन बीच में छोटे छोटे आपको ग्रैनुअल नजर आने लग जाएंगे। रीजन, ज्यादा लंबी चेन नहीं बन पाती क्योंकि वेपर नहीं बना रहे आप, लेकिन हाँ तीन तीन मॉलिक्यूल जुड़ते रहे। और अगर तीन की चेन ही बनी तो हमेशा तीन की चेन आपस में जुड़ के क्या बन जाती है? साइक्लिक रिंग। देखो तीन मॉलिक्यूल जुड़े, एक का CH2 डबल बॉन्ड O था, है ना, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड O है, तीसरा CH2 डबल बॉन्ड O है। क्या हो गया? ये वाला बॉन्ड यहाँ सिंगल हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ सिंगल हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ ऐसे जुड़ जाएंगे। ऐसे जुड़ के चेन नहीं बनी। आपको याद है सिलिकॉन्स पड़े थे, कई बार लॉन्ग चेन बनता था। अगर लॉन्ग चेन नहीं बनता, कंडीशनें हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं, तो फिर वो तीन तीन की या चार चार की साइक्लिक रिंग बन जाती हैं। तो यहाँ कंडीशनें ज्यादा नहीं है। मेरे रूम में पड़ा है, लेकिन टेम्परेचर गर्मी में 40-45 पहुंच जाता है, तो धूप में तो रखा नहीं ना, वेपराइजेशन करवाई, लेकिन फिर भी उसमें हल्के हल्के रबर से जैसे ग्रैनुअल से बनने लग गए। वो क्यों है भी? क्योंकि तीन तीन जुड़ने लग गए, और तीन तीन जुड़ के जो बना है उसे हमने ऐसे दिखा दिया। इसे दिखाओ, बीच में O आ जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, बीच में O, CS2 O CS2 O CS2, ऐसे रिंग बना देते हैं। O फिर O फिर O, ऐसे ऐसे रिंग बन जाएगी। इसे क्या कहते हैं? मेटा फॉर्मालिटी। बाकी जो और कुछ लिखा हुआ है एक बार थ्योरी एक बार रीड कर लेना बुकलेट में से। मेरे को ओनली दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक तो मेटा फॉर्माल्डिहाइड क्या है, एक पैरा फॉर्माल्डिहाइड क्या है। तो कई बार बायोस्पेसिमन वाली बोतल में आपको पड़े पड़े खराब हुआ रबर जैसा मास मिलता है, दैट इज ड्यू टू वेपोराइजेशन, हीट कर दिया, क्या बन गया? पैरा फॉर्माल्डिहाइड। कई बार पूरा नहीं खराब हुआ, लेकिन बीच बीच में हल्के हल्के ग्रैनुअल से दिखे, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटा फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है, दो याद कर लो, बाकी मैं कह नहीं रहा। आगे ऐसी दो लिखने हैं। सेकंड है पॉलीमर ऑफ एसिड एल्डिहाइड, पॉलीमर्स ऑफ एसिड एल्डिहाइड।
एसिड एल्डिहाइड के पॉलीमर क्या हैं? दो ही इसमें हैं और नेम सेम ही है। पहला, इसमें 3 मॉलिक्यूल एसिड एल्डिहाइड के आगे आगे जुड़ेंगे, पॉलीमर हो जाएगी। अब पॉलीमर हम ऐसे मान लें जैसे इथीन होता है ना, इथीन के पॉलीमर एडिशन बनते हैं कैसे? डबल बॉन्ड सिंगल ऐसे होता रहता है। हमने इसमें क्या किया कि डबल बॉन्ड ओ को ले लिया। डबल बॉन्ड ओ क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड सिंगल ऐसे जुड़ रहा है। अगर डबल बॉन्ड सिंगल जुड़ के बहुत लंबी चेन बनी है तो क्या कह दिया? फॉर्माल्डिहाइड। छोटी चेन्स बनी थी वो आपस में साइक्लिक रिंग्स बना देंगी तो क्या कह दिया? मेटा फॉर्माल्डिहाइड। ठीक है। अब यही फिनोमेना सेम अगर मैं एस्टाल्डिहाइड का लूं तो बस इतना फर्क पड़ जाएगा कि एक एच की जगह 2 एच थे ना, 2 एच में से एक एच की जगह क्या रह जाएगा? CH3। एक एच की जगह क्या रह जाएगा? CH3। अब वो कहता है जैसे जैसे आर साइज बड़ा होगा ना तो आगे जुड़ने के चांसेस बताओ कम होंगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगी। तो दो में ही मिलता है बेटा, फॉर्माल्डिहाइड में सबसे ज्यादा, एस्टाल्डिहाइड में ज्यादा नहीं जुड़ते, लेकिन इसमें एक बार 3 जुड़े हैं, एक बार 4 जुड़े हैं। अगर 3 और 4 जुड़े हैं तो बताओ चेन बनाऊं या साइकिल बनाऊं? साइक्लिक बनेंगे, एक 3 का साइकिल, एक 4। ठीक है। तो सारी बातें केमिस्ट्री से लॉजिकली समझ आ रही हैं हमें कि सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड में क्यों हुआ, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एच के स्टेरिक हिंड्रेंस तो कोई है नहीं, तो जैसे चांस मिलेगा आगे 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 आपस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से जुड़ते जाएंगे। लंबी चेन भी बन जाती है, थोड़ा हीट कर दो, हीट नहीं कर रहे तो चेन छोटी बनती है 3 की। नेम याद करने हैं, लंबी चेन का लिया पैरा फॉर्माल्डिहाइड, साइक्लिक का लिया मेटा फॉर्माल्डिहाइड। हो जाएगा। एसिड एल्डिहाइड में क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, स्टेरिक हिंड्रेंस है तो चेन तो कभी भी नहीं बनी। हाँ, एक बार 3 जुड़े हैं 3 का साइकिल बनेगा, एक बार 4 जुड़े हैं 4 का साइकिल बनेगा। 2 हैं, 3 वाले को कहा जा रहा है पैरा, फॉर्मवर्ड काट दिया, सिर्फ एल्डिहाइड, क्योंकि जब हम कॉमन किसी का कहते हैं भी अल्कोहल ला के दो, कॉमन किसी को तुम कहते हो भी बेटा अल्कोहल दो, तो बताओ वो अल्कोहल कौन सा है? इथेनॉल। वैसे जब तुम किसी को कॉमन कहोगे बेटा एस्टाल्डिहाइड ला के दो, तो वो एसिड एल्डिहाइड को समझा जाता है, 2 कार्बन वाले को। कॉमन किसी को कहते हो बेटा एसिड ला दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड। ये कॉमन जो वर्ड यूज होता है वो सेकंड 2 कार्बन वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। इथेनॉल अल्कोहल है, एसिड एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, एसिडिक एसिड एसिड है, बिना नेम के जो हमें समझ आ जाता है ना। तो फिर इसलिए इसमें से वर्ड फॉर्म काट दिया, सीधा आ गया पैरा एल्डिहाइड एंड मेटा एल्डिहाइड। फॉर्म काट के एसिड लिखने की मुझे जरूरत नहीं लगी, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि जब किसी को कहते हैं भी बेटा एल्डिहाइड ले आओ तो वो क्या लेके आएगा? एसिड एल्डिहाइड। हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेना है। अब देखो बस इसमें ये है, हमें पता है कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये आपस में सिंगल बॉन्ड बन के जुड़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। लेकिन फर्क क्या है? एक एक तो H है, ये तो मैंने CH ही लगा दिया। एक एक क्या है? मिथाइल, तो फिर मिथाइल यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो, एंड यहां पे। देखो क्या बनता है, कार्बन का O के साथ ऑल्टरनेट बॉन्ड बनेगा, एक एक क्या रह जाएगा? ठीक है। इसे नेम लिख लो, इसका नेम क्या है? दिस इज पैरा फॉर्माल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड, सॉरी पैरा एल्डिहाइड। इट मींस फर्क देखो, पैरा फॉर्माल्डिहाइड तो नाम से समझ आ जाएगा, जिसमें नाम नहीं लिखा वो क्या है? एस्टाल्डिहाइड। तो 2 ही है हमारे सिलेबस में, बहुत ज्यादा नहीं कर, याद रह जाएगा पैरा एल्डिहाइड। लेकिन अगर इसमें आप थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हो या HCl डाल देते हो तो थोड़ी कैटलिज ज्यादा होगी रिएक्शन, कैटलाइजेशन से फिर नंबर ऑफ जो कार्बन है वो बढ़ जाते हैं। रिंग जो बनती है 3 की जगह कितने मेंबर बनती है? 4 मेंबर्ड। और 4 मेंबर को क्या नाम दिया उसने? मेटा एल्डिहाइड। यहाँ पे 4 मेंबर मैं कर रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन, फिर कार्बन ऑक्सीजन, फिर कार्बन ऑक्सीजन, फिर कार्बन ऑक्सीजन। 4 मेंबर हो गए, चेक करो, 4 कार्बन 4 ऑक्सीजन।
फिर से वही है कि बेटा क्यों हो रहा है ऐसे, तो तुम्हें पहले बता दिया, अभी क्रैमिंग ही है, हम उसे कोई लॉजिक सा लगा के याद करने की कोशिश कर रहे हैं बस, है ना। हर एक कार्बन पे एक एक एच है और एक एक क्या है, मिथाइल, तो इसे कहा जाता है मेटा एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब 4 नेम याद करो। अच्छा, इनके थोड़े मेन चीजें एक और लिख रहे हैं। ये जो होता है ना पैराल्डिहाइड, ये हिप्नोटिक यूज होता है, हिप्नोटिक। ये क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा अभी कि पहले किसी अल्काइन की रिएक्शन करवाई मर्क्यूरिक सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से, उससे कंपाउंड बना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने से कोई ऐसा कंपाउंड बना जो हिप्नोटिक यूज होता है। तो हिप्नोटिक यूज होता है में समझ आ गया अभी। ये है, ये किससे बना है, एसिडाल्डिहाइड से। और एसिडाल्डिहाइड कौन से अल्काइन से बनेगा, आपको अल्काइन बताना है, तो हमें पता भी इथाइन से बने, क्योंकि इथाइन की रिएक्शन करवाई है सल्फ्यूरिक एसिड और इससे। तो इसका क्वेश्चन आपको बुक में ऐसा जैसे मैंने बोला ऐसे मिलेगा प्रीवियस ईयर में कि अल्काइन कौन सा था। तो ज्यादा तो नहीं यूज होगा, कहीं हिप्नोटिक वाला वर्ड देके आपको आइडिया लग जाएगा भी किसकी बात कर रहे हैं हम, एसिडाल्डिहाइड। ठीक है, हो जाएगा ये। सेकंड, इसके बारे में इसने बताया है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहली बात तो सॉलिड फ्यूल यूज होता है, सॉलिड फ्यूल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये बना है तो फिर हिंट मिलेगा भी सॉलिड फ्यूल यूज होता है। ये बना तो हिंट क्या मिलेगा, हिप्नोटिक यूज होता है। तो इनके आगे हिंट भी हैं। पैराल्डिहाइड हिप्नोटिक समझते हो, क्लोरीटोन यूज किया था, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन क्लोरीटोन, स्लीप इंड्यूसिंग। तो ये हिप्नोटिक है, ये क्या है, सॉलिड फ्यूल। हो जाएगा। फिर से देखो, बस 4 नेम मैंने पढ़ाए आपको, क्या है, 2 तो हैं फॉर्माल्डिहाइड के, पैराफॉर्माल्डिहाइड एंड मेटाफॉर्माल्डिहाइड। आपको ये क्रैम करना है भी चेन वाले को, फॉर्माल्डिहाइड में जो चेन बनती थी उसे क्या कहते थे, पैरा या मेटा। चेन वाले को पैरा, रिंग वाले को मेटा। वो याद हो गया टॉपिक। दूसरा एसिडाल्डिहाइड के भी 2 हैं, पैरा एंड फॉर्म मेटा, लेकिन इसमें चेन तो बनती नहीं क्योंकि CH3 बड़े ग्रुप हैं, रिंग्स ही बनती हैं। रिंग में छोटी वाली 3 कार्बन की या 3 एसिडाल्डिहाइड की बनती है, बड़ी वाली 4 की बनती है। 3 वाली को नाम दिया है पैरा, 4 वाली को फॉर्म मेटा। पैरा का जो यूज है वो दिया जाएगा हिप्नोटिक, मेटा का हो जाएगा। लास्ट बार रिवाइज करेंगे। पहले फॉर्मेलिन को हीट करके चेन बन गई, क्या नाम बना, पैरा। दूसरा, फॉर्मेलिन पड़ा पड़ा रिंग बन गया, मेटाफॉर्मेलिन। 2 याद हो गए। अब बिना फॉर्म वर्ड के एसिडाल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन हुई, हिप्नोटिक बन गया, पैरा। कितने की रिंग बनेगी, 3 मॉलिक्यूल की रिंग, 6 मेंबर होगी, 3 मॉलिक्यूल की बनेगी। एसिडाल्डिहाइड को हीट किया, एसिड डाल के हीट किया तो सॉलिड फ्यूल बन गया। इतना भी याद हो जाएगा बेटा। लास्ट आगे एक और कंपाउंड लिखो, क्वेश्चन बना के लिख लो। व्हाट इज यूरोट्रोपिन, व्हाट इज यूरोट्रोपिन, व्हाट इज यूरोट्रोपिन, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, यूरोट्रोपिन क्या है और ये कैसे बनता है। तो एक यूरोट्रोपिन एक नेम दिया हुआ है हमें, लिख लो पहले। थ्योरी में आंसर इज इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ, it is obtained by condensation of formaldehyde with ammonia. It is found by condensation of formaldehyde with ammonia
रिएक्शन इज 6 लगेंगे फॉर्मल्डिहाइड, 4 लगेंगे अमोनिया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि वैसे तो हमने एक सिंपल रिएक्शन का सोचा था pH 3.5 वाला। किसको याद है अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन होना चाहिए था? डबल बॉन्ड निकल के 2H निकल के क्या निकल जाए? वाटर। सिंपल सोचा था ना हमने, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्योंकि फिर से फॉर्मल्डिहाइड है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव वाला। थोड़ा सा हम कंडीशनें ऐसी देते हैं। तो अमोनिया के साथ सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं बनता, क्या बनता है? यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन में 6 मॉलिक्यूल इसके हैं CS2 के, 4 मॉलिक्यूल हैं नाइट्रोजन के। वाटर देखना, बाकी 6 ऑक्सीजन से 6 वाटर निकालने हैं। तो 6 वाटर के लिए H देखो कितने लगेंगे? 6 हो तो यहां से आगे 12 लग जाएंगे। क्या 12 के 12 H निकल गए? तो रिएक्शन सिंपल ही है, हुआ सारा कंडेंसेशन ही है। लेकिन क्या होता गया कि 2 से रुका नहीं मॉलिक्यूल, आगे फिर से जुड़ गया, आगे फिर से जुड़ गया, ऐसे होता। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें नाइट्रोजन ऑल्टरनेट रख लो पहले तो। 3 नाइट्रोजन है, बीच बीच में क्या लगाना है? CS2। तीन नाइट्रोजन बीच में CS2 लगा लिए। पहले तो ऐसे बनाना है बेटा, एक रिंग बनानी है ऑल्टरनेट। कितने N? 3। कितने C? 3। नाइट्रोजन कितने हैं? 4। पहले 3 की रिंग बना लो, कॉपी पे बनाओ। 3 की रिंग बनाओ। 3 नाइट्रोजन, हर 2 नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा? CS2, क्योंकि रिएक्शन तो कार्बन से हो रही है ना आफ्टर ऑल। 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन ऑल्टरनेट बना दिया। लेकिन नाइट्रोजन है कितने? 4 है, तो चौथा बीच में रखो। और हर 2 नाइट्रोजन इकट्ठे नहीं जुड़ सकते। क्या कंडीशन है? बीच में क्या होगा? CS2। तो यहां भी बीच में CS2 है, यहां भी बीच में CS2 है, यहां भी बीच में क्या है? CS2। तो ऐसे याद रखना है स्ट्रक्चर। पहले 3 की रिंग बना ली, ऑल्टरनेट हो गए। चौथा नाइट्रोजन कहां रखना है? सेंटर पे। हर 2 नाइट्रोजन इकट्ठे नहीं है, याद रखो बीच में क्या है? कर लोगे? थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसे होता है। जैसे इसमें पहले तो अमोनिया ऐसे H जाता है O पे, N जाता है इस पे, ऐसे अटैक कर देता है, ऐसे बन जाएगा। चेक करो, एक H कहां चला गया? O पे, आगे N यहां पे आ गया, ये बन गया। अब ये जो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यूनिट्स बन जाएंगे, ये आगे आगे जुड़ते रहेंगे। कैसे? ये वाला H आगे, OH जो आएगा इधर से, HOH क्या निकल जाएगा? वाटर। ये वाला H आगे वाले का OH, HOH क्या निकलते रहेंगे? वाटर। मींस पहले तो CS2 NH2OH यूनिट तैयार हो गया। हर यूनिट में CS2 पे क्या है? एक तरफ NH2, एक तरफ क्या है? OH। जो OH है वो तो आगे वाले नाइट्रोजन से वाटर बना के जुड़ गया। ऐसे ही इसका OH आगे वाले से, इसका OH पीछे वाले से, ऐसे जुड़ते रहे, जिसकी वजह से रिएक्शन कंडेंसेशन कही जा रही है। H और OH क्या होते हैं? वाटर निकल रहा है। वाटर निकल के रिएक्शन, जिसमें वाटर निकलता है उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो पहले ऐसे यूनिट बन जाते हैं, वो यूनिट आगे आगे जुड़ते रहते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। ये सिर्फ समझने के लिए था, लिखना नहीं कुछ भी कॉपी पे। याद आपको सिर्फ इतना करना है। 4 की रिंग है, 3 है रिंग में, एक बीच में, और हर एक 2 नाइट्रोजन के बीच में क्या है? CS2। इसे क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। ठीक है। और ये यूज होता है, इसका एक यूज है, ये यूज होता है यूरिनरी एंटीसेप्टिक। ये यूज होगा यूरिनरी एंटीसेप्टिक। कर लोगे बेटा? यूरिनरी एंटीसेप्टिक यूज हो। इसमें अगर हम नाइट्रिक एसिड डाल दें तो N के ऊपर नाइट्रो लग जाएंगे, सॉरी C के ऊपर जो H है ना, H और H वाटर निकल के क्या लगता रहता है? नाइट्रो।
नाइट्रो लगने से जो मॉलिक्यूल बनता है वो एक हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, RDX। तो हम इससे हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड भी बनाते हैं। कहीं आगे भी और भी कोई यूज है तो कहीं लिखा हो एक लाइन में, जो यूरोट्रोपिन बनता है वो इलीगल यूज होता है ज्यादातर, जो घर पे बॉम्ब बनाते हैं आजकल, मेरे जैसे थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ के। वो कैसे बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ इसे बॉयल किया जाता है, जिससे हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनता है, क्या है? RDX। ठीक है, यहाँ नाइट्रो लगता रहेगा, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। कर लोगे बेटा? बाकी बुकलेट में बेटा एक रीडिंग दे लेना, वो सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि तुमने एलन के टेस्ट देने हैं, नीट के लिए नहीं है ना। तो बाकी चीजें सिर्फ इसलिए हैं। मेरे को नीट में जो पूछा गया ये दो हैं, फॉर्मल्डिहाइड, मेटाल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, मेटाफॉर्मल्डिहाइड, पैराफॉर्मल्डिहाइड एंड यूरोट्रॉप। ठीक है, कर लोगे? अब बुकलेट के फर्स्ट पेज से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। देखो, एक तो मेथड ऑफ प्रेपरेशन मेरा पेंडिंग है, चेक करो कौन सी रिएक्शन जो मैंने नहीं पढ़ाई आपको। फर्स्ट पेज से स्टार्ट करो, देखो कौन सी रिएक्शन छूट गई हमारी। ये ले लो तुम्हारी, ये पेज आगे आगे पलटते जाओ, जिस पेज पे आपको लग रहा है भी सर ये पेज नंबर पे ये टॉपिक रह गया वो मुझे बता दो, आगे आगे पलटो पेज। रह गया बेटा? हाँ, पेज नंबर बोलना। पेज नंबर 4 पे देखो भी, वैकर प्रोसेस लिखो, राइट डाउन। एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, वाकर प्रोसेस बोलते हैं, वाकर प्रोसेसेस। ये रिएक्शन अगर एक ही रिएक्शन याद करनी है आपने, अल्काइन में डालना है, एल्कीन में डालना है वाटर एंड PbCl2, PdCl2। क्या बनेगा? याद करने का ढंग देखो, प्लेडियम। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता, वाटर की रिएक्शन करवा देते ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। ट्रिपल बॉन्ड होता तो वाटर की रिएक्शन में आती है 2OH वाटर निकल के, है ना। लेकिन ट्रिपल है नहीं, तो हमने ऐसे थोड़ा क्रैम करना है फिर से, क्योंकि क्रैमिंग वाला रिएक्शन है, सिर्फ सीखना है। हम ऐसे याद करेंगे कि प्लेडियम की नेचर है, प्लेडियम अलग से नोबल मेटल की तरह एग्जिस्ट करता है, तो इसके 2 Cl यहां से 2H निकाल देंगे, 2H निकाल के 2 HCl निकल जाएंगे। हमने ऐसे याद कर लिया, अभी बीच में क्या बना? ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर वाटर हमें पता है पहले इनोल बन जाता है, इनोल आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड एल्डिहाइड में। तो ऐसे रफ में लिख के देख लेना क्या क्या बनेगा, एसिड एल्डिहाइड। तो इसे कहते हैं वाकर प्रोसेस। वाकर प्रोसेसेस इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है, किसे तैयार करने का? एसिड एल्डिहाइड तैयार करने का। एल्कीन प्लस वाटर वेपर्स प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम क्लोराइड। याद रखो, याद करने का ढंग है, अभी प्लेडियम अलग से एग्जिस्ट करेगा, निकल प्लाटिनम प्लेडियम, ये D10 होके स्टेबल हो जाता है, तो इसके 2 Cl पहले 2H निकाल के 2 HCl निकाल लेते हैं, तो ट्रिपल बन जाएगा। ट्रिपल के ऊपर वाटर हमें पता है, ये याद है, इनोल बन के क्या बन जाता था? एसिड एल्डिहाइड। तो ये जैसे बताओ ऑक्सो प्रोसेस पढ़ा था, किसको याद है? ऑक्सो प्रोसेस से रिलेट करना है हमने। ऑक्सो बता दो, एल्कीन प्लस वाटर गैस H2 प्लस CO, ऐसे पढ़ा था कुछ। H2 प्लस CO में हमने किया था भी, CO डबल बॉन्ड रह के दोनों इस पे जुड़ जाते हैं, फिर मार्कनी का रूल लगता है, एक तरफ H आता है एक तरफ क्या आता है? COH। याद है, एल्डिहाइड बनता था, इसमें एक कैटलिस्ट यूज होता था, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। इस प्रोसेस को हम क्या क्या किए हैं? ऑक्सो। तो ये दोबारा से लिख लो, दोनों इकट्ठी याद रखनी है हमने। तो जैसे अल्कीन से एक ऑक्सो प्रोसेस है, वैसे अल्कीन से क्या है? वाकर प्रोसेस हो जाएगा।
लेकिन वाकर कंपैरेटिवली इजी है, हमने सीधा ही याद कर लिया। अभी अल्कीन का अल्काइन बना लो, अल्काइन पे पता है वाटर ऐड होके क्या बनता है, एसिड। तो बेटा आगे पढ़ो, आगे चेक करो। और कोई देखो पेज नंबर सेकंड पे दिखाना बेटा, सेकंड पेज पे क्या है, एक पेज नंबर सेकंड पे देखो भी, NBS तो पढ़ाया हुआ है तुम्हें, N ब्रोमो सक्सिनियमाइड, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट वे में किया हुआ रिएक्शन, चेक करो। वो हमने रिएक्शन पढ़ी थी अलाइलिक हैलोजिनेशन, लेकिन ये अल्कोहल का दिया हुआ है। चेक करो, अल्कोहल में एक H और एक OH निकाल दिया, 2H सॉरी निकाल दिया, ऑक्सीडेशन है एक तरह की। हमारे पास अल्कोहल हो ऐसा जिसके ऊपर एक कार्बन पे H, एक O पे H हो, अगर मैं दोनों H निकाल दूं तो चेक करना क्या ये बन सकता है। दोनों H निकालने हैं, और दोनों H निकालने के लिए NBS काम आ जाता है। NBS होता है ये वाला मॉलिक्यूल, सक्सिनियमाइड है। सक्सिनिक एसिड पढ़ा है हमने, सक्सिनिक एसिड का अमाइड है। यहाँ पे H हटा के क्या लग गया, Br, तो इसे कहते हैं N ब्रोमो सक्सिनियमाइड। क्या होगा बेटा, N और Br स्टेबल नहीं है, इसीलिए Br रेडिकल बन जाता था। हमें पता है यहां से Br निकलेगा, लेकिन Br निकल के H आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो मुझे एक तो Br यहां से निकाल के इसे H देना है, इसकी टेंडेंसी होगी भी H खींचने वाला है, ये Br देने वाला है। अगर ऐसी टेंडेंसी है तो H खींचने के लिए यहां से खींच लो, एक O का H निकल जाएगा, एक कार्बन का H निकल जाएगा, एक H N को दे दो, एक H किसे दे दो, Br को दे दो, 2 H निकल गए। 2 H निकलने से हमारा काम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ये ऑक्सीडेशन करवा देता है, क्योंकि हमें पता है Br निकाल के H लगाना है तो 2 H चाहिए मुझे, एक H Br निकाल लेता है, एक NH निकाल लेता है। अगर 2 H निकल जाएंगे यहां से तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो NBS भी इसकी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। कॉलिन रेजन आपको बता दिया, सारे सेम ही है, PCC, कॉलिन, सैरेट, है ना, नेम अलग अलग है। पेज नंबर 4 पे देखो, कोई और डाउट है। डायोल्स वाला हो गया था, HiO4 वाला, ये हमने बहुत डिटेल पढ़ा है, इसमें तो थोड़ा सा लिखा मैंने। 2 OH हो या फिर 2 O हो या फिर एक OH एक O हो, वो सारे हमने तोड़ने। वाकर प्रोसेस नहीं आ गया। आगे ऑक्साइम की हाइड्रोलिसिस तो ऑब्वियस है भी, जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव बनाए हैं दोबारा वाटर डाल दो तो फिर से सेम एल्डिहाइड और अमोनिया डेरिवेटिव बन सकते हैं ना, ऐसे लिखा हुआ है। सोमलेट रिएक्शन चेक करो, इसे अंडरलाइन करो, सोमलेट रिएक्शन क्या है। हमने DMSO कहीं पढ़ा है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड कहीं पढ़ा है, हाँ सोलवेंट रहता था कौन सी रिएक्शन में, तो इसका एक रिएक्शन है सोमलेट रिएक्शन। DMSO ये होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये वाला O क्या करेगा, 2H निकाल लेगा अल्कोहल के। अगर 2H मैं निकाल दूंगा, एक H एक हेलाइड, अगर एक H एक हेलोजन निकाल दें तो यहां पे क्या बन सकता है, एक H एक X। अगर ये निकाल दें तो यहाँ पे H और X 2 बॉन्ड कम हुए, ये वाला अपना O इसे दे देगा, अपना O इसे देके क्या बना देगा, ये तो बन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंड्स। और पीछे क्या रह जाएगा, डाइमिथाइल सल्फर रह जाएगा, प्लस निकला क्या, HX निकल जाएगा। तो हेलाइड पे अगर DMSO डाल दें और हीट करते जाएं, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है, वैसे नहीं होगा लैब में, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे तो ऐसे होता है कि यहाँ से एक H एक X निकल जाता है, 2 बॉन्ड कम हुए, वहां पे क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंड्स। अगर H है तो एल्डिहाइड, R है तो कीटोन। ठीक है, तो सोमलेट रिएक्शन। आगे देखो कोई और, स्टेफन रिडक्शन, रोजरमंड, ऑक्सो, सारी हमने पढ़ी हुई है। और कोई नहीं बचा भी, इसे एक बार रीड कर लेना सारा, हमने कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा इसमें से, है ना।
आगे पेज नंबर 10-11 पे देख लो, ये एसिडल कीटल प्रोटेक्शन सारा ग्रुप करवाया हुआ आपको, है ना। अमोनिया डेरिवेटिव वाले रिएक्शन आ गए, PS 3.5, ऑक्सीडेशन आ गया। एक पेज नंबर 13 पे ले आओ, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे एक तो बेयर विलेजर में फिनाइल बीच में गलत लिखा हुआ ऑर्डर देखो, प्रिंटिंग एरर है, फिनाइल काट दो और 3 डिग्री से आगे ले आना है। बेयर विलेजर में ऑर्डर क्या था शिफ्टिंग का, H फिनाइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये बुकलेट में प्रिंटिंग एरर है। पेज नंबर है आपका बुकलेट में 14, रिएक्शन है बेयर विलेजर, ये चेंज कर लेना, ठीक है। इसी के ऊपर एक रिएक्शन दे रखा है, ऑक्सीडेशन बाय सिलेनियम ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन बाय सिलेनियम ऑक्साइड कब होगा, अगर तुम्हारे पास एक C डबल बॉन्ड O है, अगर तुम्हारे पास एक C डबल बॉन्ड O है तो उसके अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक। अगर उसके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो हमारा सिलेनियम ऑक्साइड थोड़ा काम कर सकता है। यहाँ पे कैसे चेक करना, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, दोनों 2 अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, मिल सकते हैं 2H। अगर 2H में एक O को दे दूं तो एक निकल जाता है वाटर, सिलेनियम अलग हो जाएगा। इसके पास 2 O थे, 2 में से एक तो वाटर निकाल दिया, एक को यहाँ लग जाए डबल बॉन्ड O बना के, तो फिर ऐसे बन जाता है कि जहां एक CO था बिल्कुल साथ में क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो अगर आपको डाई कीटो बनाना है साथ साथ तो एक रिएक्शन है कौन सा, सिलेनियम ऑक्साइड। और ये रिएक्शन आपका कैसे काम आएगा, पहले ये रिएक्शन करके डाई कीटो बना लेगा, इसके बाद याद है क्लीवेज हो सकती है HiO4 से, तो सिर्फ इतनी रिएक्शन में काम आ सकता है कि पहले कोई सिलेनियम ऑक्साइड दे दे, एक कीटो तो है ही है, साथ साथ एक और कीटो लग जाए, डाई कीटो बना लो आप। डाई कीटो में क्या डाल दे, HiO4, है ना, सिलेनियम ऑक्साइड याद रह जाएगा। आगे लास्ट एक है फॉर्मेशन ऑफ पिनेकोल। बताओ पिनेकोल, पिनेकोलिन पढ़ी है हमने, तो एक पिनेकोल का फॉर्मेशन समझ लो। अगर हमारे पास एसीटोन है या कोई भी कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन करवाओ मैग्नीशियम से, बाद में डाल दो वाटर, हाइड्रोलिसिस करवा दो, पिनेकोल बन जाएगा। कैसे, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, अच्छा ये 2 कीटोन के बीच में लग जाता है, इसने CO को थोड़ा सा लालच दिया, O को कहता भी तुम्हें तो इलेक्ट्रॉन मैं दे सकता हूं, तुम शेयरिंग छोड़ दो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन मैं दे दूंगा। तो C और O ने अपना बॉन्ड शेयर जो निकाला, रेडिकल बन गए। इसने तो एक Mg से इलेक्ट्रॉन ले लिया, O नेगेटिव बन गया, इसने भी एक Mg से इलेक्ट्रॉन ले लिया, O नेगेटिव बन गया, बन गया O नेगेटिव। Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक इधर दे दिया, किधर, O ने तो अपने आप को स्टेबल कर लिया क्योंकि O क्या बनना चाहता है, नेगेटिव। लेकिन कार्बन पे बच गए रेडिकल, रेडिकल क्या करते हैं, हमेशा आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, बन जाएगा ऐसे आपस में बॉन्ड। बाद में Mg निकालना बहुत इजी है, बताओ ग्रिगनारिजन का MgBr निकालना, कैसे निकालते थे MgBr, वाटर, वाटर डाल के MgBr हट जाता था। तो सेम है, Mg हटाना कौन सा मुश्किल है, पानी डालो, पानी डालने से Mg हट के क्या लग जाएगा, H, तो यहां भी H आ जाएगा, यहां भी H। इससे क्या हो गया, 2 कीटोन आपस में जुड़ गए, कार्बन के थ्रू रेडिकल बना के, ऊपर O पे क्या आ गया, H। तो ऐसे Mg डाला हो, अंडरस्टूड है, बाद में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, आपको 2 कीटोन का पिनेकोल बना देना है। और पिनेकोल का आगे 2 जगह रिएक्शन आ सकता है हमें, एक तो पिनेकोल पिनेकोलोन, एक HiO4 से, HiO4 और लेड टेट्राएसिडेट से, याद है साथ साथ OH है तो क्लीवेज करके OH लगाना। तो दोनों रिएक्शन सिलेनियम वाला और मैग्नीशियम वाला वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन बीच में कहीं स्टेप में आ जाए, आगे वाले से समझ आ जाएगा भी आगे HiO4 क्यों डाल रखा है, लेड टेट्राएसिडेट क्यों डाल रखा है, या रीअरेंजमेंट क्यों कर रखा है, तो हमें समझ आ जाएगा भी एक तो पिनेकोल वाला था, एक ये डाई कीटोन बनाने वाला था। ठीक है, हो जाएगा। बाकी से तुम्हें रीडिंग देनी है एक बार, एल्डोल कैनिजारो मैंने पढ़ा दिए। लास्ट पे जो मुझे
लगता था ज्यादा पॉलीमर, वो मैंने पढ़ा दिए। बाकी तुम एक बार रीडिंग दे सकते हो, अगर कुछ और लिखा हुआ है तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। जैसे टॉपिक पेज नंबर 20 पे ना कंडेंसेशन रिएक्शन में कुछ एक और पॉलीमर लिखे हुए हैं, एक बार रीडिंग दे लेना अगर समझ आ गया, ठीक है। जैसे देखना लिखा हुआ है HCl की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन, पेज नंबर 20 पे HCl की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन, ये एक बार रीडिंग दे लेना, ठीक है। अब एल्डोल HCl की प्रेजेंस में कैसे हो जाएगी भी, तो हमने पढ़ा भी कीटोइनॉल के लिए दोनों ही कैटलिस्ट हैं, बेसिक मीडियम भी है, एसिडिक भी है। बेसिक मीडियम भी कैटलिस्ट का काम करता है, एसिडिक भी है, लेकिन हाँ कीटोनॉल के लिए ज्यादा अच्छा कैटलिस्ट बेसिक वाला है, क्योंकि H पॉजिटिव निकाल। एसिड वाला कैसे कैटलाइज करता है कीटोनॉल टाटामरिज्म को, अगर यहाँ H पॉजिटिव आ जाएगा तो H पहले O पे आ जाएगा, C पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये वाला H निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड देना पड़ेगा इसे, तो इनोल बनाने में हेल्पफुल है एसिड भी और बेस भी। लेकिन हमने पढ़ा था, शायद आपको याद हो या नहीं, हेलोजिनेशन, अल्फा हेलोजिनेशन में बताया था कि अगर बेसिक मीडियम है फिर तो सारे अल्फा H हट के ब्रोमीन लगाना है, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम है तो फिर एक ही हटाना। इसका मतलब रेयर कभी तुम्हें समझ आई भी प्रोडक्ट तो एल्डोल वाले बना रखे हैं लेकिन लिखा HCl है, तो ये वाला टॉपिक एक बार रीड कर लेना, भी एल्डोल कंडेंसेशन HCl की प्रेजेंस में भी पॉसिबल, ठीक है, HCl की प्रेजेंस में पॉसिबल, तो इसे एक बार खुद रीड कर लेना, हो जाएगा बेटा। अब इसके पीछे आपके सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट लगे हुए हैं, एक सब्जेक्टिव भी है, एक मल्टीपल का भी है। पहले सब्जेक्टिव का असाइनमेंट है, ये सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर मल्टीपल का है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ के आओ, मंडे आपके एनसीईआरटी में से कोई भी डाउट है इसके होंगे। एल्डोल के कुछ एक एक्स्ट्रा रिएक्शन मैंने पढ़ाने हैं, जो भी पढ़ना चाहता हो मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, कोई ऑनलाइन क्लास रहेगी। कुछ एक रिएक्शन एक्स्ट्रा हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, फिर से वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा सेफ साइड के लिए कुछ पर्किन रिएक्शन लिख रखा है, कुछ एक दो और रिएक्शनें लिख रखी हैं, है ना, तो वो रिएक्शनें एक्स्ट्रा में है बेटा, अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी बेस नहीं है, नीट के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर से वही है एक सेफ साइड के लिए कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे बुक्स में करने के लिए, कोई तुम में से करना चाहे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम बता दूंगा, ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, अदरवाइज जरूरी भी नहीं है, ठीक है, कोई करना चाहे कर ले, नहीं तो एनसीईआरटी बेस्ड हमारा काम हो गया, ठीक है। चलो मंडे को एनसीईआरटी इसकी पढ़ के आओ, हम एक एसिड स्टार्ट करेंगे, एसिड बस स्टार्ट नहीं खत्म करेंगे, एसिड हमने पढ़ा हुआ है सारा, तुम्हें टिक करवानी है भी, ये वाली पढ़ी हुई है सारी, तो इसके बाद हम ऑर्गेनिक पे एक बार पॉज लगाएंगे, सिर्फ एक चैप्टर छोड़ा मैंने अमोनिया वाला, वो भी सिर्फ गिन के 3 रिएक्शनें छोड़ी हैं, उसमें से चैप्टर मैंने पढ़ा दिया सारा, बेसिसिटी का टॉपिक पढ़ा दिया, एनिलीन पढ़ा दिया, है ना, टेस्ट पढ़ा दिए हिंसबर्ग रेजन, और वो सिर्फ 3 रिएक्शनें गिन के पढ़ाई हैं। इसके बाद हम फिजिकल स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक तुम्हारा अब दोबारा से स्टार्ट होगा एमटीजी फिंगर टिप से, प्रैक्टिस हमारी दोबारा चलेगी बेटा, इसका जरूरी है जो हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिक में एक बार रिवीजन कर दें, तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक, एमटीजी फिंगर टिप उठाएंगे स्टार्टिंग से, हाइड्रोकार्बन और ये, और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2 चीजें हम साथ साथ करेंगे। तो अभी उधर से हमारा सिंपल वाला चैप्टर मैं उठाऊंगा सरफेस केमिस्ट्री, उस पर हफ्ता 10 दिन लगेंगे, और वो 10-15 दिन में हम कोशिश करेंगे, तुम्हें टाइम दूंगा सिर्फ यही वाला पढ़ना है ऑर्गेनिक, कोशिश करो अपने नोट्स बनाओ ब्रीफ, एरोमेटिक अलग पढ़ लिया हमने टॉपिक, एसिडी बेसिडी अलग पढ़ लिया, अब लिख लिया, कॉपियां भर दी हैं, है ना, अब इन्हें लर्न करना है मेन, और वो लर्न हो जाएगा अगर आप 10-15 दिन एक बार रिवीजन दे दोगे तो तुम्हें देखना ये सारी चीजें लर्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी, फिनोल के क्या क्या रिएक्शन है, कोब्स रिएक्शन है, रेमर टाइमन है, सेकंड टाइम अब रिवाइज कर देंगे, थर्ड टाइम फिर से इनके जब टेस्ट आने लग जाएंगे, इसके बाद मेरे ख्याल ऑर्गेनिक के टेस्ट, फिजिकल के हमारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जब ऑर्गेनिक के टेस्ट आएंगे तो और रिवीजन आपको तब चाहिए। ऑर्गेनिक को हमने एक बार ऐसे किया कि तुम्हें लिखवा सारी चीजें दी जो भी इंपॉर्टेंट है, मुझे भी पता है कि तुम्हें आधी याद हो गई, आधी नहीं हुई, लेकिन उसके लिए अभी आधी याद करने के लिए हमने खत्म नहीं किया सेशन, आधी याद करने के लिए ये मेथड है कि सेकंड स्टेप ये वाला करो, थर्ड स्टेप फिर से करो, है ना, तब हम जाके बेटा 18 लाख में से आगे आ जाएंगे, नहीं तो 18 लाख बढ़ रहा है, समझ तो सभी को नहीं आ रहा, अगर हम भी उसमें भीड़ में आ गए फिर तो हमारा हो गया, समझ रहे हो, नहीं आ रहा समझ, 18 में से 16 लाख को नहीं आ रहा ये समझ,
लेकिन जो ये पैटर्न लगा लेगा अभी सेकंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, बस वो आगे आ जाएगा, बाकी भीड़ है। ठीक है, तो भीड़ में से आगे निकलो, स्टैम्पिड नहीं होने देना हमने। ठीक है, ठीक है। मंडे एनसीईआरटी के डाउट लूंगा। ये शायद संडे क्लास रहेगी एक्स्ट्रा वाली, मैं तुम्हें ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा का टाइम तुम्हें ग्रुप में बता देंगे। कुछ एक रिलेटेड रिएक्शन एडो जैसी है ना, वो पढ़ानी है, तुम चाहो तो लगा सकते हो।